नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर भी कश्मीरी पंडित की टारगेटेड किलिंग के कुछ इंसिडेंट्स फिर से नजर आ रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार के द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अन्य संस्था को जो है बैन कर दिया है, दैट इज पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, जो कि एक जैश ए मोहम्मद की प्रॉक्सी भारत के अंदर मानी जाती है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे इसी न्यूज़ पर। गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके देखिए, यहाँ पर बताया गया है 6 जनवरी की, ये आप देख सकते हैं न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत हम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कुछ इंडिविजुअल एसोसिएशन जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व रहते हैं या इस तरह के मैटर से कनेक्टेड रहते हैं, हमारे पास पावर है कि उनको बैन कर सके, और इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमने जो है अभी इनको बैन किया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की स्पेसिफिक धारा 35 उसकी उपधारा 1 खंड ए के द्वारा जो मिली शक्तियाँ थी, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को क्या है प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। इससे पहले भी द रेसिस्ट फ्रंट TRF को भी आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। दरअसल दोस्तों, ये दोनों ही संगठन जम्मू कश्मीर के अंदर ना केवल टारगेटेड किलिंग्स में शामिल थे, बल्कि यूथ को रेडिकलाइज करके उनकी रिक्रूटमेंट करने में शामिल थे, और इनके द्वारा वेपन्स, गन्स वगैरह की बॉर्डर पार आवाजाही के भी जो है सबूत सरकार को मिले हैं। इसके अलावा देखिए, एक अन्य नोटिफिकेशन जारी करके सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा का एक सदस्य है अरबाज अहमद मीर, उसको भी इसी कानून के तहत एक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक टीचर की किलिंग की न्यूज़ आई थी। दरअसल ये जो अरबाज अहमद मीर हैं, ये उस पूरी के पूरे कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। अब देखते हैं कि ये जो PAFF है, इसके द्वारा किस तरह की घटनाओं को अंजाम जम्मू कश्मीर में दिया गया है। यहाँ पे देखिए, द न्यू टेरर आउटफिट क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पूंछ अटैक। तो ये जो न्यू टेरर आउटफिट है, ये दरअसल PAFF ही है। यहाँ पे देखेंगे PAFF टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्डरिंग जम्मू एंड कश्मीर DGP हेमंत लोहिया। अगेन देखिए, 2 पुलिसमैन डाई इन मिलिटेंट अटैक अहेड ऑफ आई-डे, जिसके लिए भी PAFF को जिम्मेदार माना गया था। एंड यहाँ पर देखिए, एक आर्मी कमांडर थे, उन्होंने ये कहा था कि जो टारगेटेड किलिंग हो रही है कश्मीरी पंडित की और जो नॉन लोकल्स की किलिंग हो रही है, दरअसल ये टेरर का एक डर बनाए रखने के लिए की जा रही है। हम इर्रिलेवेंट ना हो जाएं, ऐसा ना लगने लगे कि इस एरिया में शांति आ गई और मिलिट्री ने, गवर्नमेंट ने मिलके फाइनली चीज़ें ठीक कर दी हैं। वो जो एक फियर है, उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों में दहशत फैलाने के लिए जो नॉन लोकल्स हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा जो है वहाँ पे एक आर्मी कमांडर ने कहा था। इनके कुछ अटैक्स के बारे में देखते हैं। 3 जून 2021 को इन्होंने उन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी एक BJP लीडर राकेश पंडिता की मौत की, या आप कहेंगे कि उनके मर्डर की। इसके बाद देखेंगे 11 अगस्त 2021 को इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, एक अटैक किया था रजौरी डिस्ट्रिक्ट में इंडियन फोर्सेस के अगेंस्ट, और दरअसल यहाँ पर देखेंगे 4 इंडियन सोल्जर्स जो थे वो मारे गए थे। बात करें 11 अक्टूबर 2021 की, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में अटैक करने की, और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली 9 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इसके बाद देखिए 3 अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर के जो DGP थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन जो थे हेमंत लोहिया, ठीक है, उनको उनके घर में मार दिया गया था, तब जब अमित शाह जो है वहाँ पर विजिट कर रहे थे, और इसकी जिम्मेदारी भी PAFF ने ली थी। तो एक बहुत ही मच अवेटेड स्टेप फाइनली सरकार की तरफ से लिया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करके। शायद ये और पहले भी ले लेना चाहिए था। तो देखिए, अब कुछ डाटा देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी बेसिकली उभर कर सामने आ रही है, वो हाइब्रिड टाइप की है।
ये जो हाइब्रिड मिलिटेंसी है, इसी को बेसिकली कैप्चर करना, इसी को टैकल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका हाइब्रिड नेचर ये होता है कि जो मिलिटेंट है ना, वो ड्यूल लाइफ जीते हैं। ड्यूल लाइफ मतलब वो बिल्कुल साधारण आपकी और मेरी तरह रहते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, दिखने में बिल्कुल सामान्य होते हैं, उनकी अपनी पसंद नापसंद होती है, अच्छा खाना एंजॉय करते हैं, और वो तब तक शांत रहते हैं जब तक कि उनको ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिल जाते। और दरअसल जिस तरह के हथियारों का वो प्रयोग करते हैं वो भी बहुत सामान्य प्रकार के हथियार होते हैं, ग्रेनेड हो गए, गन्स हो गई, ठीक है, और इनको टारगेटेड किलिंग्स में जो है यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये पहले किसी इस तरह के एक्ट में शामिल नहीं हुए होते हैं, तो इनके ना पुलिस रिकॉर्ड्स मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं। इनकी आइडेंटिटी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। और इस तरह की जो हाइब्रिड मिलिटेंसी है, इसको इंटरनेट के माध्यम से और बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि यूथ को इंटरनेट के माध्यम से रेडिकलाइज करना, इस तरह की भर्तियों के लिए अपने यहाँ शामिल करना, और फिर उनको बोलना कि आप नॉर्मल लाइफ जिए, जब कभी आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर इनको असाइन किया जाता है दरअसल एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की किलिंग के लिए, और ये अपनी लाइफ में अलग अलग रोल्स निभाते रहते हैं, एक हस्बैंड, एक भाई, इस तरह का जो है रोल इनका हो सकता है, या फिर आप मान लीजिए एक मदर या फिर एक वाइफ, ठीक है। जैसे बुरहान वारी वाला जो एरा था ना, जहाँ पे ग्लोरिफिकेशन होता था मिलिटेंट्स का, आइडेंटिटी रिवील होती थी, पिक्चर्स एंड वीडियोस आपको मिलती थी, वो एरा अब खत्म हो चुका है। अब दरअसल आइडेंटिटी अथॉरिटीज़ को पता ही नहीं होती है। तो इंडियन गवर्नमेंट के सामने या हमारी जो फोर्सेस हैं उनके सामने फाइनली ये जो हाइब्रिड मिलिटेंसी है, ये एक चुनौती निकलकर सामने आ रही है। अब देखते हैं कि कितनी लोकल रिक्रूटमेंट हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, और कितनी स्टोन प्लेटिंग के इंसिडेंट जो है मिले हैं, एक न्यू एज ऑफ रेडिकलाइजेशन जो देखने को मिल रहा है। तो लोकल रिक्रूटमेंट पे पहले नज़र डालते हैं। 2014 में सिर्फ 53 थी, आप देखेंगे तो 17 में 126 हो गई, 18 में 218 भर्ती होने का डाटा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, द प्रिंट, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स से डाटा लिया गया है। 19 में देखिए 126 और 2020 में 167। नंबर ऑफ स्टोन प्लेटिंग इंसिडेंट की बात करें तो देखिए 449 से ये बहुत बढ़ गए थे 2016 में, और फिर 18 में गिरे हैं, लेकिन 19 में फिर से ज़्यादा थे, 20 में लेकिन कम हुए हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो कम हो रही हैं चीज़ें 19 के बाद से, इसका क्या एक रीज़न रहा होगा? चलिए मैं गेस आपके लिए कर देती हूँ। 2019 अगस्त शायद 370 धारा हमने हटा दी थी, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके बाद देखिए कितने मिलिटेंट किल हुए हैं, कितने अरेस्ट हुए, कितने सरेंडर किया है। तो 2014 में देखेंगे मिलिटेंट किल हुए थे 110, अरेस्ट हुए थे 70, सरेंडर देखिए किसी ने भी नहीं किया था। लेकिन अब अगर 2019 में आ जाए तो 157 थे, 185, और यहाँ पे 11 लोगों ने सरेंडर किया था, जो कि आप देखेंगे पूरे टाइम का हाईएस्ट था। और 2020 में 225, 307 का ये आंकड़ा है। तो आप देखिए कि चीज़ों का कोई एक पैटर्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी डाटा देख के लगता है कि चीज़ें बढ़ी हैं एंड देन उसके बाद थोड़ी कम हुई हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन चुनौती वही रहती है जब मैंने आपको बताया था हाइब्रिड मिलिटेंसी, इनको लोकेट करना, इनकी आइडेंटिटी को रिवील करना, इनके बारे में पता चलना, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। और इसी चैलेंज से देखिए हमें जो है बाहर निकलना होगा, कुछ रास्ते सोचने होंगे। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ टेक्स्ट बुक की स्थापना को पूरे हो चुके 9 साल, और इसी खुशी में हमारी चल रही है 9th एनिवर्सरी सेल 9 साल बेमिसाल। यहाँ पर अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी बेस्ट टाइम। बहुत अफोर्डेबल फीस आपको मिली हुई है, बहुत एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है, और इसी में अगर आप मेरा फैकल्टी कोड दैट इज़ प्राची सी यूज़ करते हैं तो आपको एक फर्दर डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पर सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर आप हमारे जो सुपर टीचर्स हैं, जिनके कोर्सेज को लेकर जितने भी टॉपर्स हैं वो बेट लगा सकते हैं कि बेस्ट है, उनसे आप पढ़ सकते हैं। और आपको इतनी चॉइस दी गई है कि उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो देर नहीं करनी है, 9 साल बेमिसाल हुए हैं, अगला साल आपका बेमिसाल हो सकता है। सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को जुड़िए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।